नमस्कार। किसान चौपाल कार्यक्रम में आज चेतना रेडियो 90.4 एफएम के स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर ध्रुवराज गोदारा। डॉक्टर गोदारा कृषि विशेषज्ञ हैं। आप आधुनिक कृषि की विधियों से जुड़े हुए हैं। आपका खजूर की खेती पर भी विशेष अनुसंधान है और आपका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो आज पूरी दुनिया की आवश्यकता है, वह है सौर ऊर्जा। आप वर्तमान में भारत सरकार के एग्री क्लिनिक एग्री विजन स्कीम के नोडल ऑफिसर हैं। इसके साथ आपका अपना एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान, आप उसके सीईओ हैं। ध्रुवराज गोदारा जी, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। मैं हमारी बातचीत के प्रारंभ में आपसे सौर ऊर्जा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान में ऊर्जा की आवश्यकता है और इस ऊर्जा की आवश्यकता के माहौल में सौर ऊर्जा की बातचीत हो रही है। चारों तरफ सौर ऊर्जा की चर्चा है। धन्यवाद। सौर ऊर्जा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसको वर्तमान समय में अगर समझें तो पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान कल्याण एवं महाउत्थान अभियान के नाम से जाना जाता है। ये पूरी योजना 3 भागों में है। इसको कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कंपोनेंट ए का मतलब है कि किसान छोटे सौर ऊर्जा पावर प्लांट से जो अनडेवलप्ड भूमि है उस भूमि में लगा करके और सरकार को बिजली बेचें और उस भूमि को बिजली के क्रम में उत्पादित करें। कंपोनेंट बी का मतलब है स्टैंड एलोन पंप। स्टैंड एलोन पंप का मतलब है कि उसमें किसी और का सहारा नहीं है, सौर ऊर्जा की प्लेटें वहीं लगेगी, वहीं से बिजली उत्पादन होगी, उससे ट्यूबवेल का पंप चलेगा, इसलिए उसको स्टैंड एलोन यूनिट बोल देते हैं। ये सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। सरकार का तय एक टारगेट था 2025 तक 1 करोड़ डीजल और ट्रैक्टर से संचालित सौर ऊर्जा ट्यूबवेल्स को सौर ऊर्जा स्टैंड एलोन जो कंपोनेंट बी का पार्ट है उसमें परिवर्तित करने का। तो वर्तमान में आज हमारी चर्चा चल रही थी वो हरियाणा राज्य को लेकर हमारी योजना थी। हरियाणा राज्य के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, ध्रुव गोदारा साहब, आपने ये जो सौर ऊर्जा की बात कही कि सौर ऊर्जा कृषि खर्च को कम करने और किसानों के लिए अतिरिक्त उत्पादन का एक माध्यम है, क्या सौर ऊर्जा का दायरा केवल किसान और किसानी तक सीमित है? नहीं, सौर ऊर्जा का दायरा बहुत व्यापक है। जमीन से लेकर आसमान तक सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। वर्तमान में जो भी नए एजुकेशन से जुड़े हुए प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके लिए या उपग्रह आधारित जो भी संचार प्रणाली है वहाँ भी सौर ऊर्जा ही उपयोग में आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेतीबाड़ी से संबंधित चर्चा कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा मतलब खेतीबाड़ी से संबंधित ही हो गई। इसका आधुनिक तकनीक के अंदर, संचार तकनीक के अंदर, अन्य दूसरे जो उपकरण आधारित परियोजनाएं हैं भारत सरकार की, उनमें भी बहुत बड़ा योगदान है। धरातल से ज्यादा वहाँ अति आवश्यकता है। यहाँ तक कि घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों में भी सौर ऊर्जा का अपना एक महत्व है। हाँ, अगर आप और हम घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों की बात करें तो अगर व्यावसायिक की बात करें तो इससे उत्पादन जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसमें कटौती होती है, एक ऊर्जा नियमित रूप से मिलती है। ध्रुवराज गोदारा जी, यह चेतना रेडियो त्रिवेणी संगम पर है, जहाँ राजस्थान का एक क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है और हरियाणा का क्षेत्र है जी। अभी मैं कल परसों समाचार पत्रों में हरियाणा के सौर ऊर्जा योजना के बारे में पढ़ रहा था जी। यह सौर ऊर्जा योजना क्या है? आपने जिस योजना के बारे में चर्चा की है वो प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, जिसको पीएम कुसुम के नाम से जानते हैं, और वो हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और डॉक्यूमेंट्स की दृष्टि से या भारत सरकार की दृष्टि से देखें तो वो कंपोनेंट बी है, यानी पार्ट बी या भाग बी उसको बोल देते हैं। उसके अंदर 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर सौर ऊर्जा से संबंधित पंप दिए जाते हैं और उसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर 75% अनुदान किसान को उपलब्ध करवाती है। किसान को 25% पैसा ही देना पड़ता है, बाकी 75% अनुदान केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को उपलब्ध होता है। इसमें कौन कौन सा किसान पात्र है? अगर पात्रता की अपने बात करें तो कोई भी वो किसान जो हरियाणा का नागरिक हो,
हरियाणा का नागरिक से संबंधित उन्होंने अलग से व्याख्या की है। हरियाणा के अंदर जो फैमिली कार्ड बनता है या जिसको परिवार कार्ड बोलते हैं, वो कार्ड अति आवश्यक है। वो आधार कार्ड से इनेबल्ड योजना है, उसके लिए आधार कार्ड भी आवश्यक है। योजना के लिए अगर आप अनुदान वाली योजना में जाना चाहते हैं तो आधार कार्ड का मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना आवश्यक है। उसके साथ आपका बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। ज़मीन की जमाबंदी होनी आवश्यक है। कम से कम अगर आपने अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, अगर अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कम से कम 1 एकड़ ज़मीन अनिवार्य है आवश्यक रूप से किसी भी एक योग्यताधारी किसान के लिए। हरियाणा का किसान इस सौर ऊर्जा योजना का लाभ लेने के लिए किस तरह से आवेदन करे? हरियाणा के किसानों के लिए इस बार जो योजना 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP के लिए, ये हरियाणा राज्य में तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि आवेदन सरल हरियाणा का जो पोर्टल बना हुआ है उस पर लिए जाएंगे। आवेदन लेने की प्रक्रिया 23/8/2022 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी और इस आवेदन को करने के लिए आप अपने हरियाणा राज्य के अंदर जो भी सुविधा केंद्र बने हुए हैं, संचार केंद्र बने हुए हैं या मुख्य रूप से जो CSC केंद्र बने हुए हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो बने हुए हैं अपने, उन केंद्रों के माध्यम से आप सरकार के पोर्टल पर उन केंद्रों के द्वारा आवेदन कर सकते हो। संयोग की बात है कि आज ध्रुवराज गोदारा जी चेतना रेडियो के स्टूडियो में आए हुए हैं और हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करने के लिए सौर ऊर्जा योजना पर चर्चा कर रहे हैं और इस योजना के तीसरे चरण में 23 अगस्त 2022 से आवेदन पत्र आमंत्रित होने हैं, या ये कहूं कि आवेदन पत्र जमा करवाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। जी, ऑनलाइन आवेदन पत्र लेने की प्रक्रिया 23 तारीख को 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया टारगेट फिक्स किया गया है। पूरे हरियाणा राज्य में 20,000 पंप्स आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जब तक 20,000 आवेदन हमारे पास नहीं आ जाएंगे तब तक ये पोर्टल खुला रहेगा। 20,000 आवेदन पत्र आने पर ही जी आवेदन पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया की समाप्ति होगी। यस, जैसे ही बड़ा यूनिक तरीके से काम किया है अब की बार भारत सरकार ने। हर एक किसान जो भी आवेदन करेगा उसको सबसे पहले SWPS नंबर बोलते हैं, जो सोलर वाटर पंपिंग स्कीम सिस्टम है, कौन से साल में आवेदन किया है, उसका सीरियल क्रमांक क्या है। उसके बाद में उसको एक वर्चुअल बैंक अकाउंट जनरेट होगा हर एक किसान को। तो फिक्स किया गया सॉफ्टवेयर में, इसी तरह से डिजाइन किया गया कि जैसे ही 20,000 अकाउंट्स नंबर्स फार्मर के जनरेट हो जाएंगे, स्कीम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। मैं आपकी बात का जो अर्थ समझ पाया हूँ और चेतना रेडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना चाहता हूं, वह यह है कि इसमें कोई वरीयता सूची नहीं बनेगी, नहीं, बल्कि जितने आवंटन होने हैं उतने ही आवेदन पत्र जमा होंगे और उन्हीं के आधार पर आवेदन करने वाला किसान यदि अपने आप में पात्रता रखता है तो उसे इस योजना के तहत सौर प्लांट जो है आवंटित होना सुनिश्चित है। आपने जो बात बताई बिल्कुल सही बताई है। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार के साथ बता दूं। ये पहली ऐसी योजना है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का जातीय वर्गीकरण या किसी भी तरह का वर्गीकरण नहीं किया गया है। योजना का सिंपल कंसेप्ट रखा गया है, पहले आओ पहले पाओ। सरकार सभी किसानों को, किसान कोई भी हो, किसान को किसान की दृष्टि से देखती है। उसमें बड़े का, छोटे का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, महिला का, पुरुष का, बच्चे का, इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। सभी किसानों को समान अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि वो समानुक्रम के अंदर इस योजना से लाभान्वित हो। ध्रुव गोदारा जी, मेरे मन में एक आशंका उत्पन्न हुई है, वह यह है कि जब आवेदन पत्र किसान अपना जमा करवाता है, किसी भी आवेदन पत्र को जमा करवाने के बाद में उसकी एक जांच की प्रक्रिया होती है और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आवेदन करेंगे और वो पात्र नहीं हैं। और आप जो बता रहे हैं कि ये पोर्टल 20,000 जो निर्धारित संख्या है वहां आवेदन पत्र होने तक पोर्टल बंद कर देगा, आवेदन पत्र नहीं लेगा जी। अब जो किसान उस 20,000 में किन्हीं कारणों से अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे और उसकी वजह से जो रिक्तियां होंगी उन्हें कैसे भरा जाएगा? जी, मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताता हूँ। जो आवेदन लिए जाते हैं उन आवेदनों में किसी त्रुटिवश या कई बार क्या होता है कि पंप लगाने और आवेदन प्रक्रिया के बीच में काफ़ी समय हो जाता है, तो उस दौर के अंदर किसान अपना मनोस्थिति परिवर्तन कर लेता है, मैं पंप नहीं लेना चाहता, तो उस तरह से एक विड्रॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। एक कोई भी किसान अपात्र था परंतु उसने आवेदन कर लिया,
तो सरकार का उसका पूरा एक कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई है, उसको पेमेंट भी वापस किया जाता है, परंतु 10% कटौती करके जो चार्जेज हैं वो कटौती करके पेमेंट रिफंड कर दिया जाता है। उसके लिए रिफंड करने की भी पूरी पॉलिसी सरकार की बनाई हुई है। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण पूछी कि जो सीट वैकेंट्स हो जाती हैं या जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वैकेंट हो जाते हैं, उसके लिए योजना के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि हम 10% आवेदन एक्स्ट्रा लेते हैं। उन 10% आवेदनों को उस जो खाली जगह बची है उनमें समावेशित कर दिया जाता है। जो सीटें या जो आवेदन से लेफ्ट होते हैं या जो आवेदन से खाली हो जाते हैं उनके अंदर। मेरे कहने का मतलब अगर सामान्य तरीके से सोचें तो प्रतीक्षा सूची पहले से ही तय होती है इस क्रम के अंदर। गोदारा जी, यह तो सौर ऊर्जा योजना जो हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रारंभ की है, जिसका तीसरे चरण के तहत 23 अगस्त से आवेदन पत्र भरे जाने प्रारंभ होंगे जी, उसकी बात हुई। लेकिन मैं सीधे सीधे शब्दों में यह जानना चाहता हूं, हमारे किसान भाइयों तक आपकी यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि किसान को इस सौर ऊर्जा से क्या क्या लाभ होंगे, उसके जीवन स्तर में, उसकी आय में, उसके खेती की गुणवत्ता में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और बड़ा महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न पूछा है आपने। इस विषय में भी मैं आपको पूरा विस्तार से बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस योजना से एक चीज सुनिश्चित होगी कि किसानों को दिन के अंदर ऊर्जा का उत्पादन या पंप चलना सुनिश्चित होगा। वो आज के समय में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। किसान रात को भी खेतों में पानी लगाने के लिए घूमते रहते हैं। सरकार का या वैज्ञानिक स्तर से एक तरीका सोचने का है कि इससे दिमाग अनरेस्ट होता है या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए इस योजना का ये सबसे पहला मानसिक रूप से एक लाभ मिलता है। किसान को आर्थिक रूप से क्या लाभ मिलता है कि सामान्यतः अलग अलग राज्य सरकारें कहीं किसानों को 6 घंटे बिजली दिन में सप्लाई दे रही है, कभी रात को सप्लाई दे रही है, कभी सुबह के टाइम सप्लाई दे रही है, कोई राज्य सरकार 8 घंटे सप्लाई दे रही है। इस सौर ऊर्जा से लगभग 8 घंटे 20 मिनट प्रतिदिन, साल के अंदर अगर 365 दिन की बात करें तो 365 दिन के अंदर उत्तर भारत के जिस क्षेत्र में अपने बैठे हैं वहां लगभग 340 दिन के अंदर 8 घंटे ट्यूबवेल चलना सुनिश्चित हुआ है। ये हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सर्वे की जो रिपोर्ट है जो हमने आज से 2 साल पहले तैयार की थी, उन आंकड़ों पर हमारे 1 लाख किसानों से सीधे इंटरेक्ट होने के बाद तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट थी, जिससे हमें ये लाभ मिला। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ होता है किसानों के इकोसिस्टम में। जहाँ कहीं भी सौर ऊर्जा के पंप्स लगे हैं वहां आसपास के एरिया के अंदर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के अंदर ग्रीनरी का डेवलपमेंट हुआ है। ग्रीनरी का डेवलपमेंट हुआ है तो पशु पक्षियों की आवागमन वहां बढ़ा है, उससे इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। तीसरी एडवांस बात करें तो किसानों को हरे चारे से संबंधित समस्या बिल्कुल दूर हो गई जहाँ कहीं भी ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं। वरना क्या होता था, निश्चित निर्धारित समय पर नहरी पानी में जब नहर नहीं आई, नहर की बारी नहीं आती है या पीछे कोई और कारण हो जाता है, नहरों के रख रखाव के लिए नहरें बंद कर दी जाती है, जैसा अब की बार हुआ। लगभग पूरे उत्तर भारत में किन्नू की बाग खत्म हो गए। इस तरह की परिस्थितियां निर्मित नहीं होती, इनमें सुधार होता है और इन सुधार से खेती का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ये मुख्य बड़ी बातें हैं। और अगर माइक्रो लेवल पे जाएं तो जल बचत होता है। जल बचत कैसे होता है कि सौर ऊर्जा पंप्स के लिए या सौर ऊर्जा पंप उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाता है जिन्होंने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, जिन्होंने फुहारा सिस्टम लगा रखा है, जिन्होंने पाइप डाल रखी है, खेतों के अंदर पाइप से सिंचाई कर रहे हैं, तो उससे जल की बचत होती है। एक नंबर ऑफ हेक्टेयर या नंबर ऑफ एकड़ में पानी ज़्यादा लगता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसको प्रत्येक किसान को अपने खेत के अंदर अपने जिस किसी भी दूसरे उपक्रम से ट्यूबवेल चला रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से आज ही के दिन सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर लेना चाहिए। अगर आपको सरकार से मिलता है 75% अनुदान पर तो भी, अगर नहीं भी मिले तो आपको किसी अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेकर उससे संबंधित डिजाइन करवा के उससे संबंधित उस उपकरण से संबंधित रख रखाव से संबंधित कंप्लीट प्रशिक्षण लेकर आपको इस तरह का उपकरण आपके खेत में लगा लेना चाहिए। हम इसका पेबैक पीरियड बोलते हैं। अगर एक किसान जिसकी 5 एकड़ ज़मीन है और उसने अगर 7.5 हॉर्स पावर का पंप लगाया है तो वो 3 साल के अंदर कंप्लीट कॉस्ट को पूरा कर जाता है। मतलब एक किसान को अगर बात करें तो इतना खर्चा सालाना सिंचाई के लिए डीजल या दूसरे अन्य सोर्सेज के माध्यम से खेती में खर्च करना पड़ता है। ये एक बड़ा सा आंकलन है। अगर हम केवल हरियाणा की बात छोड़ दें, राजस्थान की ओर आए, पंजाब की ओर आए, जल प्रबंधन के लिए डिग्गियों का निर्माण हो रहा है। क्या डिग्गियों पर भी इस सौर ऊर्जा का लाभ किसान उठा सकता है? हाँ, अलग अलग जब आपने हरियाणा को छोड़ के दूसरे राज्य की बात की है तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। राजस्थान के अंदर जापान के आर्थिक सहयोग से योजना संचालित की जा रही है। लगभग राजस्थान सरकार की 32 नहरें जो छोटी छोटी नहरें हैं
उनके ऊपर चेक डैम्स जिनको बोलते हैं या वाटर स्टोरेज टैंक बोलते हैं या फार्म पॉन्ड जिनको बोल देते हैं, उन फार्म पॉन्ड्स पे सौर ऊर्जा पंप 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर लगाने की योजना है, जिनमें 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। अगर अपने हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य के अंदर बागवानी विभाग की एक काडा के नाम से अलग से स्कीम चल रही है। उसमें 90% अनुदान, 80% अनुदान, 70% अनुदान अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और अलग अलग बागवानी फसलों के हिसाब से उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहाँ भी एडिशनल बेनिफिट किसान को दिया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए ग्राउंड स्तर पर इतना कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये थोड़ी भ्रम की परिस्थितियां बनी हुई है। हमारे किसान भाइयों के लिए सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऐसा उपक्रम है जो उनके जीवन के किसानी की गति को बढ़ा सकता है, उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। आज संयोग से हमारे साथ डॉक्टर ध्रुवराज गोदारा आए और संयोग से 23 अगस्त 2022 से हरियाणा में सौर ऊर्जा योजना का तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंची, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं अंत में ध्रुव गोदारा जी से निवेदन करूंगा कि कहते हैं ना, अपनी देसी भाषा में हरियाणा के किसान के खातर कालू वो जागरूक हो जाए, एक जमा देसी भाषा में अपील कर दो। हरियाणा का किसाना वास्ते एक सिंपल सी आवाज़ है कि जे कोई जमींदार, कोई भी किसान भाई मेरी आवाज़, मेरी बात सुन रहे है, तो वो किसान भाई चेतना रेडियो की आज की रिकॉर्डेड वार्ता है अपनी आज जी की कार्यालय में हुई है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान साथियों के साथ प्रचार प्रसार करे, ताकि भी योजना को लाभ दूसरे किसाना ने भी मिले जिका ई मन से जुड़ेड़ा को नहीं, पर वे योजना को लाभ लेना चाहे और पिछले 2 सालों बार बार योजना का लाभ वंचित हो रहे, तो वो एक सारा बड़ो उपक्रम है कि सारा पहली बात किसान तक पहुँचे। दूसरी, किसान छोटा छोटा समूह बना ले, समूह बना के सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान बने निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करवाने लग रहे हो। प्रत्येक रविवार ने हमारी तरफ चलाए गए एक अभियान है, कोई भी किसान ऑनलाइन मीटिंग में आगे हमारे साथ चर्चा कर सके, योजना के बारे में समझ सके, योजना के बारे में जो भी जानकारी है, भी कोई रख रखाव के बारे में, भी पंप को बीमा संबंधित के करांगा, भी सारी जानकारियाँ सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान प्राप्त कर सके। ध्रुव गोदारा जी, आपने किसाना खातर इस सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान को पतो और कोई किसान थारू संपर्क करना चाहे, बिन खातर थारो फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर और दोहरा दो। संजय जी, अगर सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान की बात करें तो प्रत्येक जिले में हमारे प्रतिनिधि है। उत्तर भारत के जहां आप और हम हनुमानगढ़ जिले में बैठे हैं, यहाँ से लेकर श्रीनगर तक हमारे प्रतिनिधि, लेह लद्दाख तक प्रत्येक जिले में बैठे हैं। हमारा एक ही केंद्रीय कार्यालय का नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप आधारित सेवा है। कार्यालय का मोबाइल नंबर है जिसको हम केंद्रीय नंबर बोल देते हैं 90-565 78-306 90-565-78-306। किसान भाइयों निवेदन है कि इन नंबर का ऊपर फोन करने का प्रयास ना करें। सिंपल आपको नाम, पतो, एड्रेस और राज्य को नाम लिखे और सिंपल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। अचानक काफ़ी सारा लिंक आ जाएगा, वह लिंक्स ने खोल के संबंधित राज्य की योजना को पूरा विस्तार और विवरण देख सके। बहुत महत्वपूर्ण बात, किसानी और किसान की समृद्धि के लिए भी जागरूक होना जरूरी है। और आज डॉक्टर ध्रुवराज गोदारा ने चेतना रेडियो के स्टूडियो में आकर चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। ध्रुवराज गोदारा जी, आपका बहुत बहुत आभार। किसान और किसानी से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चेतना रेडियो के श्रोताओं से मुखातिब होने के लिए बार बार आप चेतना रेडियो में आते रहेंगे। इस निवेदन के साथ मैं इस कार्यक्रम से विराम लेता हूं। आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो। धन्यवाद। जय हिंद।